फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री बाय सिद्धांत में। और हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। क्वांटम केमिस्ट्री में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की चीज़ें कंप्लीट कर ली थी कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी करने के बाद प्रोबेबिलिटी में 5-6 चीज़ें जो याद करनी थी आप वो जरूर याद करिएगा, वो फार्मूले जरूर अप्लाई करिएगा। n=1 के लिए जो आपको टेबल बनवाई गई वो आप टेबल जरूर याद करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, कोई चीज़ नॉर्मलाइज्ड है तो क्या होता है, कोई चीज़ नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों ने बात किया था। एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं हम लोग। हमने कहा था अगर साइन पाई एक्स है, साई इक्वल टू हमारा साइन पाई एक्स था, तो क्या ये नॉर्मलाइज्ड है या नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ये चेक करने के लिए हमने समेसन साई सॉई स्टोर डीटो करके देखा। अगर वो 1 आता है तो वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड है, अगर वो 1 नहीं आता है तो क्या देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। मान लिया इसको पूरा साई स्टार लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाने के बाद ये 1 ना आ करके ये 1/2 आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको उल्टा करना है। 1/2 को उल्टा करोगे 2/1 हुआ, 2/1 का मतलब क्या हुआ भाई 2 हुआ। इस उल्टा करने के बाद इस पर रूट लगा दोगे और रूट लगाने के बाद इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करा दोगे तो यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। और इस फंक्शन में जिससे मल्टीप्लाई किया गया इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब देख रहा था तो ग्रुप में किसी लड़का लड़की पता नहीं, मैंने सबका नाम पीके स्टूडेंट के नाम से सेव कर लिया था, तो उसका मैसेज आया सर स्टैटिस्टिकल में आपने जीजे इक्वल टू फार्मूला क्या बताया, 2j+1 बताया या 2j+1 बताया। माना कि कहीं गलती में 2j+1 निकल गया, लेकिन हर जगह तो 2j+1 ही बताता चला आया मैं। तो अब हर छोटी सी छोटी बात तो अगर मैसेज से पूछोगे तो कैसे होगा, कठिनाई होगी। जैसे आज ही मैंने मेल करने की बात कही थी कि हाँ मेल करना है तो कितने लोग को मेल करूं, कैसे क्या करूं, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाइए। हर चीज़ मैसेज नहीं होती। मेरे ज़माने में व्हाट्सअप ग्रुप नहीं था टीचर का, टीचर अलग प्रोफेशनल लेवल में होता था। तो जितनी हेल्प मिल रही मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी छोटी चीज़ तो मत पूछिए कि जीजे इक्वल टू क्या होता है, ईजे बीजे डीजे जीजे तो क्या क्या तो पूछा करता है। तो ये हुई हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यानी कि किसी चीज़ को हम नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं अगर वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है तो। नुकसान क्या होता था वो चीज़ तूने देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अरे अभी तो तू ग्रामर सीख रहा, क्वांटम नहीं चालू हुई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कब चालू करोगे जी, इतना तो पढ़ा दिया, तो क्वांटम ही नहीं चालू हुई अभी तक। तो क्या होता जी एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पढ़ने का मतलब, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इतना सब तो था, ये क्या हो गया जी, इतना सब कुछ तो था, क्या जरूरत आ गई इस नए टॉपिक को पढ़ने की। तो बात ये आती है जितने भी फंक्शन हैं, जितना भी कुछ हम क्वांटम में पढ़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन को फॉलो करें। कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो आइगन वैल्यू या आइगन इक्वेशन को फॉलो करो। आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन क्या होता था, आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन होता था किसी भी चीज़ में कोई ऑपरेटर लिख दे, इधर कोई ऑपरेटर लिख दे, इधर कोई फंक्शन लिख दे, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे अप्लाइड करा दे, एक नया कांस्टेंट मिल जाता था, एक नई वैल्यू मिल जाती थी और इस पे ये फंक्शन जैसा था वैसे रहना, मेरे रहना, एक वैल्यू मिल जाती थी। इसको हम बोलते थे आइगन वैल्यू, इसको बोलते थे आइगन वैल्यू, इस फंक्शन को हम बोलते थे आइगन फंक्शन। अरे ठीक है जी, अरे ठीक तो ये है ही। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी फंक्शन में आप ऑपरेटर अप्लाई करें, वो फंक्शन रिपीट हो जाए और दूसरी वैल्यू दे दे। मतलब समझना कि पूरी क्वांटम में हर चीज़ पे तो ये बात अप्लाई होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनी जेब में डाल के चलते हैं कि जो चीज़ वो फॉलो नहीं करेगी उसके लिए क्या करेगा, क्या क्वांटम पढ़ना बंद कर देगा उस फंक्शन के लिए। नहीं जी, क्वांटम पढ़ना हमें बंद नहीं करना है। क्या करना रहता है हमें, उसकी जगह पे हम लोग नया आइटम लेके आए हैं, नया आइटम आया है मार्केट में, एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होती है या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। यानी जो चीज़ आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं उनके केस में हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को एवरेज वैल्यू कहते हैं, उसी को एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं।
अरे समझ में तो आ ही रहा होगा तुझे। हाँ जी समझ में तो आ रहा, लेकिन पता नहीं आप क्या पढ़ाते हैं। हम एवरेज वैल्यू को एम से भी लिख सकते हैं, एम से भी लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू एम इक्वल टू साई, और यहाँ पे कोई ऑपरेटर होगा हमारा साई, कोई ऑपरेटर होगा और साई स्टार और अपॉन में डी टाउ अपॉन साई स्टार डी टाउ। अरे तुझे इतना तो पता चल रहा कि ये हमारी कंडीशन क्या थी, ये वाली हमारी कंडीशन क्या थी, ये वाली हमारी कंडीशन नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन की थी, ये हमारी कंडीशन नॉर्मलाइज्ड वाली कंडीशन थी। तो सोचो अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो उसके केस में ये वाली वैल्यू तो 1 आ जाएगी। और हम ऐसे ही फंक्शन पढ़ेंगे कि वो नॉर्मलाइज्ड हों, और नॉर्मलाइज्ड नहीं भी होंगे तो हम उनको नॉर्मलाइज्ड कर लेंगे। तो यानी कि जो एवरेज वैल्यू का फार्मूला है, जो एवरेज वैल्यू का फार्मूला है उसमें जो नीचे चीज़ें लिखी होती हैं, उस पर जो नीचे चीज़ें लिखी है ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वाली चीज़ है, और हम वही फंक्शन पढ़ेंगे जो नॉर्मलाइज्ड होगा। इसका मतलब उस फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। इट मीन्स ऊपर वाला ही केवल बचेगा, नीचे वाला चला जाएगा। If function is normalized, यार इतना चिल्लाते हैं फिर भी पता नहीं रिस्पांस नहीं आता। If function is normalized, it means psi स्टार dito इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो फार्मूला बचा, इस फार्मूले में तो इसकी जगह पे 1 रख दे। ये आ गया साई स्टार एंड ये dito। ये हमारा दिया है। क्वेश्चन पेपर में तुझको क्या देगा? क्वेश्चन पेपर में देगा पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब लिख के देगा। ये क्या है? ये ए, ये तो क्या है? ये ऑपरेटर है जी, ऑपरेटर है। ये हमारा ऑपरेटर है। अगर ये ऑपरेटर है, तूने दूसरी ही क्लास में तो सारे ऑपरेटर पढ़े थे। तुझसे कोई पोजीशन बोल देगा, तुझसे कोई मोमेंटम बोल देगा तो तू पीएक्स समझेगा ना कि मोमेंटम समझेगा। एमओएमटी ये सब थोड़ी नहीं समझेगा तू तो समझेगा मोमेंटम मतलब पीएक्स भी नहीं समझेगा। तू समझेगा आई एच कट माइनस का और डेल बाई डेल एक्स समझेगा तू। कब तक खुद को पढ़ाना पड़ेगा? ये लॉकडाउन कब हटेगा? कब तू आएगा सामने स्क्रीन से निकल के? ये कंडीशन बची जी। यानी कि एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला हमारा, एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला साई, फिर बीच में ऑपरेटर, फिर साई स्टार, फिर डीटो, और उसका इंटीग्रेशन विद अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। बस इतना करना। आइए एक आधे हम करके देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तेरे को 4 आइटम पढ़ने हैं। ट्रांसलेशनल के लिए तेरे पास 1D बॉक्स है, स्टैटिस्टिकल में तू पहले ही देख चुका है। फिर वाइब्रेशनल SHO है, फिर रिजिड रोटर मॉडल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमारा हाइड्रोजन एटम, ये सब है। 4 मॉडल पढ़ने हैं। चारों में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती, क्या कुछ होता, सब तू धीरे धीरे सीखेगा। बस तू चलता रहे, यूं ही साथ देता रहे। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना। क्यों नहीं बिगड़ता है जी ये? कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आइए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेगा तू? एक क्वेश्चन कर लेता। क्वेश्चन कह रहा है, सच कह रहा है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स for a system with wave function, for a system with wave function psi nx इक्वल टू, यानी psi x इक्वल टू √3x। √3x के बारे में तुम्हें निकालना है, और ये 0 to x to l है, 0 to x to l है। देख भाई 0 to x to l है, 0 to x to l है। अब 0 to x to l है, इसमें लिमिट जो हमारी लगेगी 0 to 1 वाली लगेगी। कैसे पता चला? अभी आके तू सीख रहा है। अभी पार्टिकल में 1D बॉक्स आएगा ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस तू सीखता रहेगा। l है, l नहीं है, 1 है। ये 1 अरे वन है, ठीक है ना। अब देखो हमारा एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला, m लिखो या a एवरेज लिखो, कुछ भी लिख दो। तो x के लिए निकालना था तो हमने लिखा था साई 0 to 1, और ये था साई, और ये ऑपरेटर a, और ये साई स्टार, और ये डीटो हमने लिखा 0 to 1। साई का मतलब हमने लिखा √3x,
और इंटू ए की जगह पे उसने ऑपरेटर क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है, तो हमने मिस हो जाएगा थोड़ा, ये इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। √3x डॉट, अब x लिखना है क्योंकि x दिया हुआ है, और फिर √3x और फिर ये dx लगा दो। √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, बाहर आ जाएगा, 0 to 1 बचेगा। x क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा dx, और हमने तुम्हें बता दिया है पहले ही कि एक इसका आंसर क्या आएगा, x³ 3 + 1 अपान 3 + 1, यानी कि आ गया कितना 3, और ये 3 + 1 4, 3/4 बाद में कर लेंगे हम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे x⁴/4, और ये 0 to 1 चला रहा, 0 to 1 चला रहा। फिर हम यहाँ ऊपर गए तो ये कितना बचा, 3 बचा, x की प्लेस पे 1 रखा तो ये आ गया 1/4, जब 0 रखा तो 0 आ गया, तो जो हमारा इसके बाद हमारा आंसर आया वो 3/4 आ गया, जो हमारा आंसर आया वो 3/4 आ गया। यानी कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x, ऑपरेटर जब x लेके चल रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3/4 आ रही है। इस तरह आपसे वो किसी भी चीज़ की फंक्शन देके, ऑपरेटर देके आपसे बोलेगा कि आप इसकी एवरेज वैल्यू बता दीजिए, आप इसकी एवरेज वैल्यू बता दीजिए। समझ में तो आ ही रहा होगा चल क्या रहा है। अगर इतना भी समझ में आ रहा है ना कि चल क्या रहा है तो समझो सही जा रहे हो, क्योंकि पहली बार में ना ये क्वांटम या थर्मो वर्मो में जो फिजिकल का नहीं है बंदा, उसको ये तक नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। स्टोरी बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसा स्टैटिस्टिकल में मैंने बता दिया था कि भाई कमरा खोलना है, दया आएगा लात मारेगा, कमरा खोलेगा, पार्टिकल से पूछेंगे भैया तुम क्या हो, डिस्टिंग्विशेबल हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, मोशन कैसा कर रहे हो, फिर क्वांटम के पास गए, एनर्जी निकाल के लाए, थर्मो ने बीटा = 1/kT बताया, हो सबका पार्टीशन फंक्शन हम लोगों ने निकाला था। और उसी तरह यहाँ भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि ऑपरेटर, कम्यूटेटर, हर्मिशियन, फिर आइगन वैल्यू फंक्शन, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद नॉर्मलाइजेशन हमारा चल रहा था। नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ, फिर हमने एवरेज वैल्यू किसी चीज़ को, भाई सब चीज़ें तो वो फॉलो कर नहीं सकती हैं कि वो आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन को फॉलो करें, उसके लिए हमने एवरेज वैल्यू नाम की कोई चीज़ पढ़ी। एवरेज वैल्यू में नीचे देखा कि एक जो फार्मूला दिख रहा था वो तो हमारा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था, तो हमने कहा भाई फंक्शन तो हम वही पढ़ेंगे क्वांटम में जो पूरा नॉर्मलाइज्ड हो, और नहीं भी होगा तो हमें पहले उसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो फिर नीचे वाले पार्ट को हमने 1 मान लिया। 1 मानने के बाद हमारे पास जो ये इक्वेशन, ये वाला फार्मूला बचा, ये फार्मूला लगाया। क्वेश्चन में वो आपको साई दे देगा, साई स्टार हम अपने मन से निकाल लेंगे, और लिमिट वो क्वेश्चन में बता के देगा, ठीक है ना। कभी कभी फंक्शन दे, मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी कभी वो फंक्शन नहीं देगा, लेकिन जब वो फंक्शन नहीं देगा तो हमारे पास जो 4 स्टैंडर्ड केस आगे पढ़ने हैं, कौन कौन से, पार्टिकल बॉक्स मॉडल है, SHO मॉडल है, रिजिड रोटर मॉडल है, हाइड्रोजन एटम मॉडल है। तो जैसे मैंने पार्टीशन फंक्शन में कहा था Q = ∑gi⁻∈KT, इतनी बार आता है कि हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता। तो उसी तरह ये चारों फंक्शन भी हमारे पास इतनी बार आएंगे, हम उनको कई बार यूज करेंगे, टेबल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो हमारे सारे फंक्शन कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करिए, अच्छे से वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या था, लिखा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x फॉर अ पार्टिकल। देखो एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x की एवरेज वैल्यू फाइंड करना, मतलब x को हमें बीच में रखना है, और किसके लिए फाइंड करना वो देख लो। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, थक गया हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख सकता। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to x to l, जिसके लिए वेव फंक्शन अगर ना भी देता तो हम वेव फंक्शन अपने मन से लिख लेते कि √2/L साइन n πx/L, ये लिख लेते। लिमिट हमको पता है कितना होगा, 0 to L होगा, 0 to L होगा, ठीक है ना। इतना हमको करना है। अब देखो कैसे होगा, क्या होगा। भाई हमको क्या पता होना चाहिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको वेव फंक्शन पता होना चाहिए। साई तो हमें साई पता है, हमें ऑटोमेटिक पता हो जाता है सब। साई पता है तो साई स्टार अपने मन से पता चल जाता है, साई पता है तो साई स्टार हमको पता चल जाएगा। उसके बाद हमको लिमिट पता करनी, तो 0 to L उसने लिख के दे दिया। तो आइए हम अपना एवरेज वैल्यू को फार्मूला लगा देते हैं। एक्स की एवरेज वैल्यू निकालना, तो इस बार हमने यहाँ एक्स ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साई, और फिर ये ऑपरेटर जो होगा, ये हमारा जो ऑपरेटर होगा, इधर साई स्टार होगा, इधर जीटा होगा, इधर लोअर लिमिट होगी, इधर अपर लिमिट होगी। ठीक है, करते हैं। 0 to L हो जाएगा। साई कितना है, √2/L, और ये हमारा आ गया साइन n πx/L, और इंटू बीच में आ गया x, फिर इंटू, फिर आ गया
2/L और साइन n पाई x बाई एल, और ये dx आ गया 2L बाहर आ जाएगा, √2 है तो 2L हो जाएगा। कितनी बार चिल्लाएं इसको, 0 to L, ये कितना बचा x और साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल। भाई ये साइन और ये साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, और x जैसे था वैसे ही लिख दिया। इतना कर लिया हम लोग। इतना करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इतना करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इतना करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हैं। अब समय ना बर्बाद करते हुए इस तरह का डेरिवेशन आपको पीछे करा ही दिया है मैंने। वहाँ से जब देखोगे लिमिट लगाओगे, एक्स के फॉर्म में लिखोगे, पूरा डेरिवेशन है जैसे पीछे फार्मूले बताए गए सेम टू सेम वैसा ही फार्मूला तुम्हें रखना है। फार्मूला रखने के बाद जब वैल्यू आती है इस टोटल की वैल्यू L²/4 आ जाती है। ना आए तो बताना, मुझको मैसेज करना, मैं तुमको इसको सॉल्व करके दे दूंगा भाई। अगर तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत आ रही हो तो इसको देना, मैं सॉल्व करके पूरा डेरिवेशन दे दूंगा। तो इसकी वैल्यू हमने रखा है L²/4। अब ये क्या था, ये था हमारा 2L और 2/L, और इसकी वैल्यू आ रही थी L²/4। तो ये L से L कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, ये हमारा जो एवरेज वैल्यू आ गया हमारा L/2 आ गया। एवरेज वैल्यू हमारा आ गया L/2। इसी L/2 से रिलेटेड जो कब क्वेश्चन आया है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन आया है। उस क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज में। कब का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यूज। क्वेश्चन देखना कितना घुमा के पूछे हैं, डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ पोजीशन फॉर स्टेट n इक्वल टू 1, फॉर पोजीशन ऑफ पोजीशन फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 2 ऑफ अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ऑफ अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। देखना क्वेश्चन क्या था, इन्होंने कहा कि जब पोजीशन का मतलब क्या था, x था, हम x मान के ही पीछे निकाल के आए हैं भाई, पोजीशन को ही तो लेके आए हैं। हमने कहा था अगर x लिखा हो तो दिमाग में आए कि पोजीशन है, अगर px लिखा हो तो दिमाग में आए मोमेंटम है, अगर मोमेंटम लिखा है शुद्ध हिंदी में तो दिमाग में आए px लिखा हुआ है। बात तो वही है ना, चाहे ये पकड़ो या दोनों पकड़ो, सब सेम ही कहानी है। क्वेश्चन को समझने, क्वेश्चन को करने से पहले एक बात सोचो कि अगर तुम इस चमनप्राश से क्वेश्चन में, चुन्नू छाप से क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू निकालोगे दोनों की अलग अलग, फिर दोनों को माइनस, भाई डिफरेंस पूछ रहा है कि एक बार n इक्वल टू 1 ले लो और एक बार n इक्वल टू 2 ले लो, तो जो एवरेज वैल्यू निकलेगी उनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो अब अगर तुम एक बार n इक्वल टू 1 के लिए निकालोगे, एक बार n इक्वल टू 2 के लिए निकालोगे, तो पहले दोनों एवरेज वैल्यू निकालोगे, यानी पहले तुम दो काम इतने बड़े बड़े करोगे। पहले एक बार L/2 n इक्वल टू 1 के लिए निकाल के चलोगे, फिर n इक्वल टू 2 के लिए निकाल के चलोगे। तो कैसे होगा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन सोचो। 3 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है एक बड़े क्वेश्चन करने में, बस इससे ज़्यादा ले रहे हो तो तुम्हें नहीं आता, तुम छोड़ दो क्वेश्चन। सो कंडीशन क्या बताना चाहता हूँ कि जो एवरेज वैल्यू है ना, जैसे पोजीशन के लिए x के लिए एवरेज वैल्यू L/2 होती है, px के लिए क्या होती है, r के लिए क्या होती है, इन सब की जो ये निकाली जाती है वैल्यू, टोटल एवरेज वैल्यू, इनको सब हम नहीं, सारे टीचर और सारे स्टूडेंट पूरे भारत के वो क्या करते हैं, एक टेबल बना के उनको लिख के याद कर लेते हैं कि x के लिए एवरेज वैल्यू क्या थी, x² के लिए 6 से 7 एवरेज वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए, 6 से 7 1D बॉक्स के लिए और 6 से 7 SHO के लिए, यानी टोटल ये 12-13 वैल्यू निकल के आती हैं, जिन्हें शॉर्ट नोट में लिखा भी है मैंने, और आप भी लिखोगे, याद कर लोगे। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि करो याद, मैं ये बता रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन में अगर चीज़ें आपको याद नहीं है ना तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो वहाँ पे। मैथड सबको आता है मेरे भाई, क्वेश्चन करने जो CSIR की तैयारी करता है ना उसको सबको सब मेथड पता होते हैं, ये क्वांटम है, यहाँ से ले, लेकिन जिसके ट्रिक, जिसके शॉर्ट नोट, जिसके सब कुछ दिमाग में बैठा है ना कि हाँ इतना 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 मतलब इतना। सोचो ये सार मैंने पढ़ाया था, ये सार में कोई लाइन निकालने को कह दे 2ni+1 से ना निकाले, पूरा मेथड लगाए तो घंटे भर वो चार्ट ही बनाया करेगा केवल।
लेकिन मैंने सिखा दिया था 3/2 1/2 और कितनी आई 2 2 5 5 1 1 2 5 2 5 6 12 6 12 क्वेश्चन भी दिखा दिया, पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ था। इसलिए ये सारी चीज़ें याद ही करना है तुम्हें, समझना तो है ही कि एवरेज वैल्यू निकलती कैसे है, क्यों निकाला जाता है एवरेज वैल्यू, क्वांटम में यूज क्या है। भाई जब हमें मेथड पता चल गया, हमें इंटीग्रेशन आ गया थोड़ा बहुत, तो आप दुनिया को कोई भी फंक्शन दो, हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के रख देंगे। और नहीं भी निकाल पाएंगे तो तुम्हें चारा बता देंगे कि कैसे कैसे निकालना है। इंटीग्रेशन कर लो भाई, ऐसे ऐसे कर लो, इसका ऐसे होता है। लेकिन मेन पेपर निकाला, सबसे फोकस करना है कि पेपर निकाला। तो पेपर निकालने के लिए आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें याद, आपको चीज़ें बार बार बोलनी पड़ेगी कि हाँ ये एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू, मतलब पागलों की तरह जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ ना आपके सामने, ज्ञान दे रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जितनी बार आप वो वैल्यू बोलोगे कि हाँ ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, तब जाके दिमाग में बैठता नहीं एवरेज वैल्यू नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर निकालते वो सब करते तो फालतू के आदमी हो, बेवकूफ़ आदमी हो। करने का देखो, जिसको पता था L/2 आता है, जिसको पता था पोजीशन के लिए जो वैल्यू आती है L/2, वो आदमी क्या करेगा, जब वैल्यू N/2 आई है, तो चाहे ये फर्स्ट स्टेट के लिए है, चाहे सेकंड की आए, चाहे थर्ड की आए, चाहे फोर्थ की आए, चाहे n बराबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ले लो, जब इस वैल्यू में n का कोई रोल ही नहीं है, इस वैल्यू में n दिख रहा है क्या कहीं, इस वैल्यू में n दिख रहा है कहीं, इस वैल्यू में n का कोई रोल ही नहीं है। भाई आप n = 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, कोई मतलब ही नहीं है। इस सबके लिए L/2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया L/2, इसमें n है ही नहीं, कोई n का कोई रोल दिख ही नहीं रहा हमें। कि देखो यहाँ से लेके चले थे n, यहाँ n लेके चले थे, क्या कहीं तुम्हें n दिखा लास्ट में? मतलब जो पोजीशन के लिए वैल्यू L/2 निकल के आती है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो बस ठीक है, जब n बराबर 1 के लिए L/2 है, तो n बराबर 2 के लिए भी L/2 होगी, और दोनों घट जाएंगी, माइनस हो जाएगा। भाई डिफरेंस का मतलब पहली में से दूसरी घटा दो, तो वह L/2 से L/2 घटा दिया, डायरेक्ट आंसर 0 आ गया। अब इसे टीचर लोग क्या सोचते हैं, टीचर लोग का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, L/2 0, खत्म कहानी। क्योंकि उनके जवान में रटी बात है, पोजीशन के लिए L/2 होती है तो होती है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, वो अपना कॉमन दिमाग लगाता है, अच्छा एवरेज वैल्यू आ गया, इसका मतलब डेरिवेशन करना होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना, चल भाई छोड़, इससे अच्छा कोई ऑर्गेनिक कर देते हैं, तो उधर निपटा देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। आई होप बात समझ रहे हो। बात समझाने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ रटनी है, लेकिन आपको JRF निकालने के लिए आपको जवान पे, टिप्स पे हर चीज़ होनी चाहिए। उसका काम है वो रटना। जितनी बार चिल्ला सकते हो चीज़ों को चिल्ला लो, अकेले कमरा बंद करके चिल्ला सकते हो, तो रटना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, तभी JRF निकलेगा। समझ तुम्हारी चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन चीज़ें तुम्हें याद नहीं तो तुम घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। भाई लैंग्वेज थोड़ा बदतमीजी वाली आ जाती, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आप x का निकाल चुके हो, जब सब कुछ वही था, 1D बॉक्स था, सब कुछ वही था, 1D बॉक्स था, 0 से x से L था, लिमिट 0 to L थी, फंक्शन हमारा √2/L sin n pi x/L था। आप x का निकाल चुके हो, L/2 आया। अब मैं x² का लिखने जा रहा हूँ। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो मैं हर चीज़ के 6 की एवरेज वैल्यू निकालूं, तो मेरे दोस्त कहते हैं 8 से 10 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। ऑफलाइन क्लास में निकाला जाता है नो डाउट, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्वांटम चलती लगभग 80 से 90 घंटा, और 80 घंटे का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना खाली क्वांटम का, तो मेरे भाई वो 160 या 170 वीडियो बन के तैयार होंगे जाके। तो अगर आप क्वांटम के 160 वीडियो देखने की औकात रखते हो तो बताना, मुश्किल है बनाना, नहीं बनाया जा सकता भाई वीडियो में। ये आ गया L/2, लेकिन जो x² की वैल्यू आती है यह L²/3 माइनस का L²/2 L² L² ये वैल्यू आती है। अब हमें क्या देखना आ रहा है, जो कॉमन दिमाग लगा के हम समझाना क्या चाहते हैं। याद तो तुम्हें करना ही है, x की वैल्यू याद करना है, x² की वैल्यू याद करना है। अभी x³ भी बता देते हैं कैसे लिखा जाएगा, ट्रिक। लेकिन जो x की स्क्वायर बताया, इसका बताने की एक बात आती है क्या, जो प्रीवियस क्वेश्चन करे हो ना, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये अगर वो वहाँ पे
एक्स पोजीशन एक्स ना लिख के पोजीशन वर्ड ही हटा देता और कह देता जो ऑपरेटर है वो एक्स स्क्वायर है, और कह देता अब बताओ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में से घटाने के बाद डिफरेंस क्या आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस वाले फार्मूले में n आ रहा है, मतलब चीज़ें n पे डिपेंड कर रही हैं। अब अगर जब आपसे एक्स स्क्वायर पूछेगा ना तो बस आप इतना फार्मूला लिखेंगे, एक बार n इक्वल टू 1 रख देंगे, एक बार n इक्वल टू 2 रख देंगे, दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 वाले में से 1 वाले को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कभी एक्स स्क्वायर के बारे में वो पूछ ले और एक्स स्क्वायर में रटा रटाया जो बंदा पढ़ के गया है, मान लो हमें तुमको ना बताते तो तुम एक ही काम करते कि x बराबर l/2 होता तो एक्स स्क्वायर बराबर भी कुछ होता होगा, सर ने बताया था दोनों कट जाते हैं, 0 आ जाता है, इनका कोई रोल ही नहीं रहता। लेकिन नहीं जी, रोल है यहाँ पे, क्योंकि इस फार्मूले में n हमारा आ रहा है, तो हमने x बताया, एक्स स्क्वायर बता दिया। अब एक जनरल ट्रिक बता देते, पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन आ गया, किसी ने आपसे x³ पूछ लिया तो वो वाला ऑप्शन टिक करना। कौन सा वाला, देखो l स्क्वायर तो आगे l³ अपान 2 3 4 माइनस में समथिंग होगा, ऑप्शन वहीं से कट जाएगा। पहली बार पूछेगा ना तो इतना इजी बना के देगा कि 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में l³/4 होगा, और बाकी अगर नहीं होता है, अब आप कह सकते हो मान लो ना आया तो, अरे ना आया तो तेरे पास मेथड है, निकालना बैठ के। तो ये चीज़ें थी हमारी पोजीशन से रिलेटेड। अब हम एक समरी लिखे दे रहे हैं, समरी में क्या लिखना है, समरी में क्या लिखे हैं कि जो 1D बॉक्स का जो साई इक्वल टू √2/L sin nπx है, nπx/L है, इसके केस में किसकी किसकी एवरेज वैल्यू मुझे याद करनी है। अगर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि हम सबकी निकालेंगे तो निकालना बैठ के, मेथड पता है, साफ साफ निकल के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है समरी। हालांकि मैं आपको क्वांटम को पूरा शॉर्ट नोट दे दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि मेरी आदत है जितना हेल्प हो सकती है ना मैं जी जान लगा के उतनी हेल्प करता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता पढ़ाई कितनी करते हैं। √2/L sin nπx/L, यानी अगर लिमिट दी हुई होगी 0 से L और फंक्शन दिया होगा √2/L sin nπx, यानी 1D बॉक्स का कोई कंडीशन होगी, उसमें कौन कौन सी एवरेज वैल्यू पूछी जाती हैं, कौन कौन सी सिलेबस में है, वो सारी मैं लिख दूंगा। आपको निकालने की, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये टेबल तैयार कर लेना। पहली है हमारी x, तो हमने निकाल लिया है l/2। दूसरी है हमारी x², हमने निकाल लिया है l²/3 माइनस l² अपान 2n² और ये π²। दो निकाल लिया। दो निकालने के बाद हमने निकालना है px मोमेंटम, तो मोमेंटम के केस में 0 आती है। अब सोचो आपसे किसी ने पूछ लिया, क्वेश्चन फिर उठता है क्या कि px मोमेंटम निकालना है n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 2 के लिए, फिर दोनों का डिफरेंस बताओ। तो जब मोमेंटम 0 ही होता तो चाहे जिस स्टेट के नहीं निकलवाओ, 0 - 0 करोगे 0 ही आएगा। तो ये चीज़ें डेवलप करो कि जब x का पूछ चुका तो x² का क्यों नहीं पूछ सकता है, px का पूछ चुका तो px² का क्यों नहीं पूछ सकता है। सोचो, चीज़ों को कोरिलेट करो। px हो गया, अब नेक्स्ट आ गया px² का हमें निकालना पड़ गया, तो जो हमारा px² n² h² अपान n² h² अपान 4l², ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा एक और आता है क्या, kx तो हमारा सिंपल से वही होगा जो हमारी एनर्जी निकलेगी। क्या होता है n² h² अपान 8ml², n² h² अपान 8ml², यानी कि एवरेज वैल्यू पढ़ने के टाइम में तुम्हें इतनी चीज़ें याद करनी ही करनी पड़ेंगी। इतनी ही एवरेज वैल्यू वो पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा, पूछी भी जा चुकी हैं, 1-2 वैल्यू px पूछा जा चुका, x पूछा जा चुका, तो ये वैल्यू पूछी जा चुकी हैं। तो फिर भी यानी टोटल एवरेज वैल्यू में जितना आज का वीडियो देखे हो उसमें से इस वीडियो की ये 6 वैल्यू 1D बॉक्स के लिए हैं। अब इसी तरह 6-7 वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए आएंगे, इसी तरह 6-7 वैल्यू उसकी SHO के लिए आएंगी, तो टोटल 6 12 6 18 वैल्यू है। अरे 2-3 बार इनको चिल्ला दो, याद हो भाई। px 0 होता है, xl/2 होता है, x² l² अपान x² अपान 3 l² अपान 3 माइनस l² अपान 2 n² π² होता है, बाकी px n² h² 4l² होता है, ये n² h² अपान 8ml² होता है। ठीक, इसी के साथ शॉर्ट में एक जगह और लिख लो, क्या प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला निकाले थे ना हम लोग, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था 1/L x था और माइनस था 1/2nπ ब्रैकेट में साइन nπbx शायद ये था 2nπx/L
2n पाई x/l। इस तरह के फार्मूले डिब्बे बंद हमें फार्मूले चाहिए होते हैं। आई होप आप ये सारे फार्मूले निकालेंगे, अच्छे से करेंगे। यही सारे फार्मूले हैं जो हमको पेपर पे क्वेश्चन हिट करवा देते हैं। इन्हीं को हम शॉर्ट नोट में लिखते हैं। सब शॉर्ट नोट बना लेंगे, अच्छे से शॉर्ट नोट बना के मैं आपको दूंगा। वही शॉर्ट नोट आप बारंबार प्रैक्टिस करिए, जितना हो जाए उतनी बार प्रैक्टिस करिए। कभी आप जिया सराय आइएगा, मैं आपको दिखाऊँगा हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे। ये ना निशान यहाँ ये निशान से लिखते थे, ये जो निशान है ना, ये दिख रहा होगा अगर आपको, ये लिखते लिखते ना घिस जाती थी उंगली। मतलब टारगेट होता था कि शॉर्ट नोट को 10 बार लिखना है तो लिखना है। बोरिंग होता था कि वही चीज़ बार बार, लेकिन जब वही चीज़ इतनी बार लिख जाती थी तो हमें वो चीज़ें माइंड में याद आ जाती थी कि तुरंत कुछ भी पूछो हम लोग तुरंत बता देते थे। तो थैंक यू जी, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू हमारा खत्म हुआ, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन देख लेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा उसको क्वांटम के टर्म में फॉलो करवा लेंगे अगले में। और उसके बाद हमारा आएगा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यकीन मानना, याद रखना, कोई अगर बताए आपको 11वें या 12वें लेक्चर में ऑनलाइन में कि पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं तो बताना ज़रूर। हाँ, हमारे गुरुजी को सुरेंद्र सर हैं या अमित शर्मा जी हैं, इन लोगों को छोड़ के तो कैसा भी हो आप बताना। वो हमारे गुरु थे, हमने उनसे सीखा। उनसे भी कोई कमी हुई हम लोग उन्हीं से पढ़ के थोड़ा मॉडिफाइड किए, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनका जितना एक्सप्रेशन, जैसे उनकी समझाने की क्षमता, वो अभी भी जिया सराय में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक छोटा सा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हाँ, चीज़ों को ऐसा बताऊँ इतने सरल तरीके से, इतनी बार चिल्ला के बच्चों के दिमाग में घुसा के, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ठीक है जी, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में फिर से वही काम, शर्ट बदल के, मुंह धुल के, चेंज करके, थोड़ा सा खाना वाना खा के आते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू जी, मेहनत करिए अच्छे से। कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत बताइए, आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप है, आप तुरंत मैसेज करिए कि सर इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पहले अपना एफर्ट ज़रूर लगाइए, ना कि एक छोटी सी मिस्टेक होने के बाद तुरंत मैसेज करके पूछिए। उसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। थैंक यू जी।